और जो अपोजिशन का दर्द था वो सामने आया। मुझे लग रहा था कि शायद प्राइस राइज एक इतना बड़ा विषय है कि उसके बारे में, पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में, दुनिया की इकोनॉमी के बारे में कांग्रेस पार्टी देश को बताएगी। मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दिल और दिमाग का जब द्वंद्व हो तो अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है। आज पहली बार देखने को मिला कि वो उस तरफ बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि किस हालात में 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी है। यही अरुण जेटली जी जब बजट का भाषण दे रहे थे 2015-16 में, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात हैं। उन्होंने कहा था कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे, इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। कल मैं अपने क्षेत्र में था सभापति महोदय, और जब मैं साथ आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से 2-3 बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे जो बहुत न्यूट्रल हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं। तो मैंने कल उनको कहा कि शायद लगता है कि पार्लियामेंट कल चलेगा, प्राइस राइज पर चर्चा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, ये बेटे को राइज कराने का चक्कर है। पूरी दुनिया तबाह है कोविड के कारण, पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे, प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक, आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? एकदम देना। अभी बात हुई गैस सिलेंडर की, बात हुई। जुबेर साहब हैं सर, अल्ट न्यूज के, पकड़ाए हैं। कांग्रेस वाले उनको बहुत मदद करते हैं कि बड़े फैक्ट चेकर है। ये जो हम लोग ट्विटर और फेसबुक और ये सब चलाते हैं ना सर, उसके वो फैक्ट चेकर है। और मैंने देखा ये प्ले कार्ड 10 साल, तो आपको पता है स्पीकर साहब कि 2004 से लेकर 2014 तक
भारतीय जनता पार्टी 139 सांसद थे और केवल कांग्रेस के 141 सांसद थे। हम 2009 में 120 सांसद थे, लेकिन कभी भी हमने जो है वो कार्ड नहीं लाया स्पीकर के सामने, जो है कभी चेयर की बदनामी नहीं की, कभी उनके इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप करते रहे, हम हमेशा वेल में आते रहे। मैं नहीं कहता कि वेल में नहीं आए, लेकिन हम कभी भी प्ले कार्ड लेकर नहीं आते थे। लेकिन आज मैं उसी फैक्ट चेकर, मुझे यह लगा सर कि यदि मैं कोई बात कहूंगा, सुनिए आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, ये जो सरकार थी ना सर, ये सरकार कमेटी, और हमारे यहां एक कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी थे सर, चिदंबरम साहब थे, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, राष्ट्रपति महोदय हो गए, लेकिन तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे प्रणब बाबू 1980 में ही वित्त मंत्री थे। रंगराजन उनके एडवाइजर थे, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया उनके एडवाइजर थे, रघुराम राजन साहब आ गए सर, कौशिक बसु साहब आ गए। इतने इकोनॉमिस्ट थे कि आप बात मतलब करिए और लगेगा कि बस तुरंत 2 मिनट में जो है सब खत्म हो जाएगा। और इसके बाद कमेटी पर कमेटी सर, इनको कैसे एलपीजी की प्राइस, डीजल की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस ठीक करनी है, कैसे एपीएम के दायरे से जो है मार्केट में ले जाना है। इन्होंने 2006 में एक रंगराजन कमेटी बना दी, उससे इनका कोई वास्ता नहीं हुआ, उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। तो 2010 में सर इन्होंने एक पारिक कमेटी बना दी, 2011 में इन्होंने नंदन नीलकेनी की कमेटी बना दी, और 2012 में केलकर की कमेटी। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जनता के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं सर कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी कि 1952 में उसने शिलान्यास किया, 1957 में कहा कि इसका लैंड एक्विजिशन हो रहा है, 1962 में यह कहा कि अब इसमें हमने पैसा दे दिया है, 1967 में उन्होंने कहा कि अब ये रेल पटरी बिछाना स्टार्ट कर दिया, और 1980 में जाके एक एक प्रोजेक्ट किस तरह से 30-30, 40-40 साल में इस देश में बने, उसका ये उदाहरण है ये एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का जो है प्राइसिंग है सर। तो मैं वही कह रहा था कि मुझे यह लगा कि यदि मैं ये बातें कहूंगा तो शायद मेरी बातों को ये लोग उतना गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़े समाजवादी हैं, सोशलिस्ट हैं दुनिया में, जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये लोग सब मोदी फोबिया से ग्रसित हैं सर। कुछ भी होगा ये मोदी ने कर दिया है, ये मोदी को करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो मोदी जी के प्रति इन लोगों की इतनी एलर्जी है कि अच्छी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अल्ट न्यूज के जो है जुबेर को लेकर आया, उसने बताया सर, उसने लिखा है कि 2011 में जुलाई में 710 रुपया नन सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत थी, और जो सब्सिडी हम दे रहे थे वो 400 रुपया दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1110 रुपये थी। ये मैं प्लेस कर दूंगा, मैं ऑन रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा। 2012 में जो सिलेंडर की कीमत थी सर, वो बोलते थे तब तुमने सुना है, आप उनको सुनना पड़ेगा। और उसमें जो सब्सिडी भारत सरकार दे रही थी वो 410 रुपया दे रही थी। कितना हो गया जोड़ के बता दीजिए मुझे, मैं तो गांव का आदमी हूं, मुझे बहुत जोड़ नहीं आती, लेकिन आप जरा जोड़ के बता दीजिए। 2013 में 1021 था नॉन सब्सिडी, और उसमें सब्सिडी हम दे रहे थे 410 रुपए का, और 2014 में 1241 था और उसमें 414। ये जनवरी 1, 2014 की बात है। इसके आगे जब हमारी सरकार आई तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी सर। आज आप जो है सिलेंडर की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा कि क्या करें, आप कहिएगा कि हमारी 8 साल से आप सरकार चला रहे हो, 8 साल से सरकार चला रहे हो। मैंने पिछली बार बताया था सर कि इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए 2009 से लेकर 2014 तक ऑयल बॉन्ड जारी किया, जिससे कि ये जो हमेशा दावा करते हैं सर कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किए। और मैंने उस दिन भी कहा
कि आपकी सरकार कैसी कॉर्पोरेट सरकार है। मैं सारे डिबेट लेकर आया हूं और मैं आज पूरा बहस करना चाहता हूं। मैंने ऐसे डांगे का बजट मैं भाषण लेकर आया हूं, मीनू मसानी जी का भाषण लेकर आया हूं, मैं नाथ पई का भाषण लेकर आया हूं। 1958 से लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि ये जो कांग्रेस है ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये टाटा को समर्थन करती है, बिरला को समर्थन करती है, डालमिया को समर्थन करती है, अंबानी और अडानी को समर्थन करती है। ये 1,44,000 करोड़ का 1,44,000 करोड़ का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया सर। और आज 2020 के बाद से भारत सरकार को 10 साल का बॉन्ड था, वो 2011 के बाद जितने भी हुए, आज आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 3.5 लाख करोड़ 1,44,000 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए कि हम पेट्रोल डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं। आज 3.5 लाख करोड़ भारत सरकार को लौटाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार कंटिन्यूटी है। और वो सभी बड़े कॉर्पोरेट हैं जिन्होंने ऑयल बॉन्ड लिया है, वो सारे बड़े कॉर्पोरेट हैं। और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो अपने, मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया जी यूपीए की चेयरमैन है, उनसे पूछे कि किस अमीर को आपने फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया, देश के लोगों के साथ धोखा किया। प्रत्येक साल भारत सरकार को 20 से 25,000 करोड़ रुपया लौटाना पड़ रहा है। सर, फूड प्राइस की बात हो रही है। अच्छा है, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, जिसके लिए अभी एमएसपी की कमेटी बनी है सर। हमारी सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई है और हमारी सरकार कमिटेड है कि हम आपको जो एमएसपी है वो दुगुना, कैसे आपकी आय दुगुनी होगी, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया के क्या हालात है सर? पूरी दुनिया का हालात यह है, आप यह समझे सर, कि आज वर्ल्ड बैंक पूरा का पूरा, मतलब किस तरह से पूरी दुनिया के हालात हैं, मैं आपको बता रहा हूं सर, कि जो इनकी स्थिति थी, जो प्लानिंग प्रोसेस था इनका सर, 1950 से, जीडीपी की बात कर रहे थे मनीष तिवारी जी, 1950 से लेके 1990 तक हमारी जीडीपी, कांग्रेस ही मैक्सिमम सरकार में रही ना 1950 से लेकर 1990 तक, कि नहीं कोई दूसरी पार्टी रही। केवल 2 साल 2.5 साल छोड़ दीजिए, वो भी मोरारजी भाई को छोड़कर, उसके अलावा तो कोई और हमारी तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, हमने कोई शासन नहीं चलाया। जीडीपी 3.5%, मैक्सिमम 4% तक गया सर। और आप ये समझें कि उस समय भी जो सहारा जैसी कंट्री थी, जो छोटी छोटी कंट्री थी सर, उसका जीडीपी ग्रोथ 5.5% था। वहां से मुकाबला करके जब हम आए, आज कोविड के बाद दुनिया में प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन व्हीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में। यह सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन व्हीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण, आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सर, मुझे एक निवेदन करना है सर, मुझे एक निवेदन करना है। जब मनीष जी बोल रहे थे, हम सुने हैं सब, rapt attention, honorable FM has also listened to him, and when everybody should speak with all seriousness. Why cross talk? Let us, no need, you can reply whenever your turn comes. No, हेलो, देखो सर, अगर सीरियस, जब आपके वक्ता बोल रहे थे मनीष तिवारी जी,
एक भी टोका टोकी नहीं हुए। आप तो नेता हो, आप बैठ जाइए। अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए। आप उनको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। बैठो, आपका जब बारी आएगा तब आप बोलना, आपका बारी आए तब बोलना। बैठ जाइए। निशिकांत जी बोले। यदि फंड पर आपत्ति है सर, फ्री में हम दे रहे हैं, मतलब आप समझिए कि हम उनको सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो अच्छा है। पूरी दुनिया में कोविड के बाद के जो हालात हैं और हमारे जो हालात हैं, ये सदन को जानने की आवश्यकता है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है सर, और मैं लेकर आया। आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक ने फूड सिक्योरिटी के लिए इजिप्ट जैसे कंट्री को, इजिप्ट बड़ा कंट्री है सर, उसको 500 मिलियन इमरजेंसी फंड दिया है, $500 मिलियन का इमरजेंसी फंड दिया है। ट्यूनीशिया को वर्ल्ड बैंक ने 130 मिलियन का फंड दिया है, सपोर्ट फंड दिया है सर। 2.3 बिलियन उसने सदर्न अफ्रीका को दिया है। बांग्लादेश जैसे कंट्री को 87.8 मिलियन दिया है, ये सब फूड सिक्योरिटी के लिए दिया है। भूटान को उसने जो है 0.5 बिलियन दिया है सर, मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए। चाड जैसी छोटी कंट्री को उसने 30 मिलियन दिया है। ग्वाटेमाला को उसने 40 मिलियन दिया है। और आप ये समझिए कि पूरी दुनिया को, रवांडा को, मतलब मैं पूरा पढ़ सकता हूं, रवांडा को कितना दिया, सेनेगल को कितना दिया, बांग्लादेश को कितना दिया। लेकिन भारत एक ऐसा देश है सर, मोदी जी के नेतृत्व में, कि आज की डेट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम चावल दुनिया को दे रहे हैं, गेहूं दुनिया को दे रहे हैं, शुगर दुनिया को दे रहे हैं, और यदि किस्मत ने साथ दिया तो हम ऑयल भी अब कुछ दिन के बाद दुनिया को देंगे। इस तरह की पॉलिसी हमारी सर। और जनता को, आप प्राइस राइज की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो। मैं अभी देख रहा था कि मार्च 2022 में जो है टमाटर का दाम कितना था, आलू का दाम कितना था, और आज जुलाई में टमाटर और आलू का दाम कितना है। यदि आप लोग मार्केट जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि मार्च में जितना दाम था उससे कम दाम जो है टमाटर का, आलू का, प्याज का आज है। क्या हमको सरकार को बधाई नहीं देना चाहिए? और आप जो है फूड सब्सिडी की बात कर रहे हो। हेलो, बीच में आप अपनी टिप्पणी मत कीजिए। अपना जब समय आए तब बोलना। क्या है मैं आपको बताऊं स्पीकर साहब, एक नूर ने बड़ा अच्छा शेर कहा सर, कि सच घटे या बढ़े झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। सच यदि कम बोलिए तो भी वो झूठ हो जाता है, और यदि सच ज्यादा बढ़ाकर बोलिए तो भी वो सच नहीं रहता है सर। लेकिन झूठ तो जितनी मर्जी उतनी बोलते रहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास है सर, कोई किसी चीज पर वो बहस ही नहीं करना चाहते सर। आज श्रीलंका के बारे में अभी जयशंकर जी उस दिन बहस कर रहे थे, श्रीलंका के इकोनॉमी के बारे में बता रहे थे, लेकिन किसी ने जो है कहा कि उनको श्रीलंका के बारे में बताना चाहिए था, वो फ्रीबीज के बारे में बताने लगे। मनीष तिवारी जी जिन्होंने अपना भाषण शुरू किया सर, आज पंजाब के क्या हालात है। बैंक जो है उसको पैसा देने को तैयार नहीं है, कहां से पैसा आएगा। FRBM एक्ट का जो है इन लोगों ने बाजा बजा दिया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बंगाल हो, कहां से, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहां से पैसा लाओगे। कर्जा आप लो और इसके बाद आप कहो कि मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। आज जो है कई एक जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देने को तैयार नहीं है। और ये आज सारे सदन को, पूरे देश को ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो LPG सिलेंडर की बात यदि हम करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो है अपनी सब्सिडी छोड़ें। देश के सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। आज 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से हम लोगों ने फायदा पहुंचाया, और प्रत्येक साल वो 3 सिलेंडर ले रहे हैं, कोई सिलेंडर खाली नहीं है, वो भी आंकड़े हमारे पास हैं। फ्रीबीज के बाद इस देश की क्या इकोनॉमी होनी है, यह सोचने का सवाल है कि केवल वोट जीतते रहोगे, 5 साल के लिए शासन करोगे, कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई स्थिति छोड़कर जाओगे। क्या आज सोचने का सवाल नहीं है? क्या हम सरकार नहीं चला रहे हैं? बिहार में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं। क्या असम में हमारी सरकार है, हम नहीं चला रहे हैं।
क्या राजस्थान में हम सरकार नहीं चला रहे थे? मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या हमको वोट नहीं चाहिए? हम फ्रीबीज की बात नहीं करते। फ्रीबीज की बात इसीलिए नहीं करते कि हम हमेशा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है यह देश हमारा है, एक चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही कारण है बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप गए थे तो आपने पूरे के पूरे बैंक को एनपीए कर दिया था। आप केवल फोन पर जो है फोन बैंकिंग के आधार पर लोगों को कर्ज दिया करते थे। आपने बैंकों की स्थिति खराब कर दी, आपने इकोनॉमी की स्थिति खराब कर दी। आप 3% जीडीपी पे हमको छोड़कर गए और आज आप हमसे जो है हिसाब मांगने की बात कर रहे हो, ब्लैक मनी की बात करते हो, ब्लैक मनी की बात करते हो। मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है सर, ब्लैक मनी। मैं आपको बताऊं कि अभी बंगाल में 55 करोड़ रुपया पार्थो के यहां पकड़ाया सर। वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। 55 करोड़ रुपया कहीं किसी के घर में पकड़ा गया सर, पार्थो या उनके दोस्त के घर में। वो कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है। अभी मेरा एमएलए सर, हमारा एमएलए झारखंड का एमएलए सर पकड़ा गया कैश लेके बंगाल में। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है। झारखंड में सर मुख्यमंत्री के सचिव माइनिंग सेक्रेटरी के यहां रेड हो गया, 20 करोड़ रुपया उसके यहां पकड़ा गया। वो कहती है मेरा पैसा नहीं है। उसके विधायक प्रतिनिधि के यहां जो है पैसा पकड़ा गया 20 करोड़। वो कहता है मेरा पैसा नहीं है सर। इसी पार्लियामेंट में कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है सर? वो ब्लैक मनी की बात करते हैं क्योंकि ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उनके पास है। सरकार बचाने के लिए इसी पार्लियामेंट में नरसिम्हा राव की सरकार में हमारे ही झारखंड के शिबू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, शैलेंद्र महतो जी, साइमन मरांडी जी, सबको जो है पैसा दिया गया और सबके पैसे बैंक अकाउंट में पकड़े गए। ब्लैक मनी आप करो। इसी 2008 में अडवाणी जी इसी सेशन में, इसी सदन में आए सर पैसा लेके कि आप हमारे एमपी को खरीद रहे हो, पैसे से खरीद रहे हो। पैसा जमा करो आप, होर्डिंग करो आप। बोफोर्स का पैसा कोतरोची लेके भाग जाए आपके समय में, कमीशन करो आप, मुंद्रा कांड करो आप, और पैसा किससे? ब्लैक मनी का हिसाब मांगो हमसे। सुखराम आपके मंत्री थे, उनके घर में 3 करोड़ रुपया पकड़ा गया। इतना कैश यदि कांग्रेस के नेताओं के पास और उनके यूपीए के पास रहता है, किस मुंह से ब्लैक मनी की बात करते हो? किस मुंह से ब्लैक मनी लाने की बात करते हो? स्विट्जरलैंड के साथ एग्रीमेंट साइन करो आप, स्विट्जरलैंड के साथ 2011 में एग्रीमेंट साइन करो आप और कहो कि 2016 से आप समझ में आएगा। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो। आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हो। फिस्कल डेफिसिट क्या है? आप ये समझिए 1950 से लेकर 1990 तक देश की स्थिति 1950 से लेकर 1965 तक बहुत अच्छी चल रही थी सर। 65 के समय जीडीपी का केवल 4% हम बाहर से कर्ज ले रहे थे। 65 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी सर। और इसके बाद ये कर्ज जो बाहर से जो कर्जा है, आज जो कहते हैं कि कैश टू जीडीपी रेशियो क्या हो गया, कर्ज का रेशियो जो है हमारे जीडीपी के साथ कैसे हो गया? पॉलिसी किसने बदली? आपको जो है केवल जनता को गुमराह करने के लिए और टैक्स का जो परसेंटेज 72-73% करने के लिए 65 के बाद कांग्रेस ने 10%, 15%, 20% ऐसा सिचुएशन हो गया सर कि पूरा का पूरा उन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ी थी, हमारे जैसे जो युवा आने वाले थे, बच्चे पैदा होने वाले थे सर, उसके ऊपर कैसे कर्ज बढ़े 1965 से लेकर 1990 तक। और मैं यहां वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि पूरे देश को, क्योंकि याददाश्त इस देश की बहुत कम रहती है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए कि जीडीपी मतलब किस तरह से इन्होंने कर्ज लेने का काम चालू किया और उसके कारण हमारी पीढ़ी को आज कितने घाटे में जाना पड़ रहा है। यदि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना जा रहे हैं तो उसमें किस तरह का दिक्कत है, और फिस्कल डेफिसिट में किस तरह से एफआरबीएम एक्ट अटल जी लेकर आए, लेकिन उसके पहले जो फिस्कल डेफिसिट थी और जिसके कारण हम जब नोट छाप रहे थे बिना कोलेटरल के, उसके कारण भारत को कितना नुकसान हुआ, ये देश के सामने जो है माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो लेकर आए। मैं केवल अंत में खत्म करते हुए यही कहूंगा सर कि इन लोगों को ना आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है ना जनता से मतलब। यहां कांग्रेस बैठी हुई है सर। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई सर महाराष्ट्र में।
जब बाबरी मस्जिद टूटा 1992 में, तो उस वक्त के जो बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने खुलेआम कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा कि हमने बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। मैं उस पर भी आऊंगा। पीडीपी पर सरकार इसीलिए बनाई क्योंकि उसने यासीन मलिक को जो है हमारा ये फायदा हो गया कि जिस आतंकवादी के साथ आपके प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचाया, उसी आतंकवादी को उसने कहा, रुबैया सईद ने, कि मेरा अपहरण इसी आदमी ने किया था। आप अपने प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी से पूछो। मैं आपको यह बता रहा हूं, बाला साहब ठाकरे साहब ने एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है हमने तोड़ा। आपका सेकुलरिज्म खत्म, आपकी इकोनॉमी खत्म, आपने देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया। और इसीलिए मैंने जो आपको कहा कि ये प्राइस राइज नहीं है, ये बेटे को बढ़ाने का चक्कर है। मोदी फोबिया से आप ऊपर उठिए, देश के बारे में सोचिए। और कबीर का जो एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कोई होए, आप उसका इंतजार करिए। ये देश बदल रहा है, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी को सम्मान मिल रहा है और ये देश खुश है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।